गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अभी हमने पढ़े थे कि हमारा 11th क्या बोलते हैं, 11th तो नहीं है, 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को कंबाइंड करके हम लोग ने लेक्चर 1 पढ़ लिया था। अभी आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे या अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया था लेक्चर 1, अभी लेक्चर 2। आज कोशिश करूंगा 3 एंड 4 तक पढ़ा दूंगा। तो सवाल ये है कि अभी लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में क्या क्या कंटेंट बचा ना, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम दैट इज ऑर्बिट डायग्राम। ये टॉपिक किधर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। बुक्स में डिसऑर्डर तरीका से टॉपिक को रखा, बच्चा को समझने में दिक्कत होगा। अब हमने ऐसे प्लानिंग से पढ़ाया, कंटेंट को मैंने अरेंजमेंट कर दिया, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, बड़े आराम से आप क्लास में फर्स्ट हो जाओगे, पढ़ोगे तो ढंग से। लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एंड ऑर्बिट डायग्राम, यही पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हमें चलते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ने के लिए। बेटा एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर तुमने पढ़ते हो, हमें पूरे एटम का नाम लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है। बच्चा आईआईटी करने लग जाते हैं, एटॉमिक मास पता नहीं है, होगा क्या, नहीं होगा आईआईटी। अगर आपको एटॉमिक मास पता नहीं तो आप कौन सा नीट उखाड़ लोगे, कौन सा आईआईटी कर लोगे। तो सवाल है, जो मैंने लिखूंगा इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, अभी कर लो, आगे के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा तरीका से लिखो आराम से। तो नंबर 1 ऐसे लिखो आराम से, नाम लिखो, एलिमेंट का नाम पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन, रटने से बजाय हाइड्रोजन। एलिमेंट का सिंबल क्या है बच्चा, एच होता है उसका सिंबल। एलिमेंट को थोड़ा कैसे एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। और कोई ऐसे भी लिखता है, कोई ऐसे भी लिखता है। बस आप रिप्रेजेंट कर दो, ऊपर मास नंबर। ठीक है, अब बेटे मास नंबर में 2 पढ़ा के फिर आपको बताऊंगा क्या होता है। 2 नंबर में मैं बताऊंगा हीलियम में क्या होता है बच्चा ना, हीलियम में He होता है उसके सिंबल। इनको एटॉमिक नंबर क्या करेंगे ना, He होता है 2, मास नंबर 4। अब मैंने क्या कहूँगा, इसके अंदर में तुम्हें एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि जो मैंने इधर से लिखा, क्या लिखा ना, जो मैंने हाइड्रोजन लिखा 1 एंड 1, तो ये वाला जो 1 होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये वाला जो 1 लिखा गया है इसको बोलते हैं मास नंबर। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया, मैं फिर भी दोबारा दूसरे तरीका से बताता हूँ। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का हमारे पास जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का ये होता है जेड, ये होता है ए, शायद ऐसे समझ जाओगे। तो बेटे जो जेड होता है एटॉमिक नंबर, लिख लो। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तुम लिख लो। जेड होता है एटॉमिक नंबर पूरा लिखना। ए जो होता है मास नंबर, अभी 2 तो हो गया। थोड़ा ये एटॉमिक नंबर मास नंबर को समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। थोड़ा कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, इसको समझो। एटॉमिक नंबर मैं फिर रिपीट करके तुमको समझाता हूँ, फिर 3 नंबर से समझाऊंगा। तो मैंने दोबारा लिखा एक्स में ये होता है जेड, इधर होता है ए। ठीक है, ये एक्स है, ये जेड। आपका एक्स होता है एलिमेंट का नाम। एक्स क्या है, एक्स इज द एलिमेंट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक्स होता है एलिमेंट। तो मैंने जो लिखा जेड होता है एटॉमिक नंबर, और क्या नाम बोलूंगा, जेड एटॉमिक नंबर हो गया। थोड़ा ऊपर लेता हूं,
ऊपर छोड़ो, यहाँ पर जगह है। तो ए होता है मास नंबर, मास नंबर, ए होता है मास नंबर। अगर बेटा ए मास नंबर होता है तो ये एटॉमिक नंबर कहता क्या है? व्हाट डज मीन बाय एटॉमिक नंबर? ना, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर मीन्स इट रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या कहता है, मैंने फिर लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। यानी मैं अभी समझाऊंगा, फिर मास नंबर क्या रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कर लेता हूँ। मास नंबर क्या कहता है फिर समझाऊंगा। मास नंबर, नंबर को एनओ लिख दिया शॉर्टकट में, रिप्रेजेंट्स, मास नंबर रिप्रेजेंट से यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नहीं है, दोनों को मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के मैंने प्लस लिखा इधर से, ये प्लस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही बात को हमें थोड़ा टेक्निकली छोटे टर्म में थोड़ा पढ़ लेंगे और आगे जाके कोई चिंता ना करना, समझ में आएगा। देख लो बेटे, सपोज मैंने दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स था, ये जेड था, ये था ए, ठीक है। ए का मतलब होता है इसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। जेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मेरा मतलब है एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे प्रोटॉन उतने ही होंगे। आयंस में अलग अलग जरूर होंगे। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम होगा, आनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, लेकिन एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, जो जेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान दे के गौर से सुनो। तो जो जेड होता है, अगर ये एटम है, अगर ये एटम है तो इनका जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन जरूर होगा, क्योंकि जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, सिंपल बात है। एंड ए रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को, दोनों को प्लस हो, दोनों का एडिशन को, एक किसी एक को नहीं, दोनों को एक साथ प्लस होगा वो ए। जेड होता है या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। जैसे कि हमें इसके अंदर में जब एग्जाम्पल लेंगे, एटम लूंगा, आयन लूंगा, मॉलिक्यूल लेके समझाऊंगा कि इसका ए जेड का मतलब क्या होता है, फिर मैं सारे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। क्लियर करना है तो अभी यही कर लो, आगे कोई रास्ता नहीं है क्लियर करने वाला। तो प्रोटॉन जो होता है ना बेटा, प्लस न्यूट्रॉन, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, दिखाता हूँ। सपोज मैं इधर से लेता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर मैं लूंगा तो मैं नीचे लिखा 12, ऊपर लिखा 24। तो यानी ये 12 का मतलब होता है, इसके मतलब 12 का क्या होता है ना, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे एंड 12 न्यूट्रॉन होंगे। ये कैसे होंगे, कैसे होंगे न्यूट्रॉन ना, जो एटॉमिक नंबर था ना ये 12, यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन आपका 12, प्रोटॉन भी आपका 12, ये कहता है। ये क्या होता है, मास नंबर होता है, ए होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है P प्लस एन इक्वल टू 24। ये कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहता है P प्लस एन इक्वल टू 24, दोनों को मिला के 24। तो इसी रिश्ते में मैं फिर वही मैग्नीशियम को लेके तुमको थोड़ा समझाता हूँ। 12 एंड 24 है, तो ये जो नीचे है वो उतना इलेक्ट्रॉन है, ये जो नीचे है ये इतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12, प्रोटॉन हो जाएगा 12। अब सवाल आ गया न्यूट्रॉन ना, हमको पता है जो 24 जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम है। याद रखना मास नंबर क्या होता है। तो फिर जो न्यूट्रॉन होगा
वो ए माइनस जेड करते हैं, ये फॉर्मूला है। तो न्यूट्रन इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू फिर 12 आ गया। बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर, समझ लेना। अगर डबल से ज़्यादा है किसी का मास नंबर तो समझ लेना कि उसके अंदर में न्यूट्रॉन ज़्यादा है। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझो। मैग्नीशियम था, मैंने एक एटम का और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोडियम। सोडियम का 11 एंड 23। 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। 23 क्या है? मास नंबर। बच्चा 11 एटॉमिक नंबर, 23 मास नंबर जो है, तो मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर मतलब इसका Z इजकल टू कितना बेटा? 11। इसका A इजकल टू कितना बेटा? 23। तो Z का क्या मतलब है रिप्रेजेंटेशन में? इट इज इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। क्योंकि आटम है, न्यूट्रल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? ना A माइनस जेड। आपका न्यूट्रॉन A कितना है? 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 11, न्यूट्रॉन हो गया 12 जिसका चार्ज नहीं था। तो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा तभी होता है जब एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर का दुगुना यानी डबल से भी थोड़ा ज़्यादा होता है मास नंबर। जितना ज़्यादा होता है उतना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है। कितना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हुआ? एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हुआ। ये 11 11, ये लेकिन 12 हो गया। यही सवाल है, यही है न्यूट्रॉन निकालने का। मैंने न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A माइनस जेड 2 बार कह चुका हूँ। A माइनस जेड ऊपर ये A क्या है? लिखा तो होगा पक्का मैंने। A होता है मास नंबर, लिखा तो जरूर होगा। हाँ, A होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर मैंने जरूर इधर से कहीं ना कहीं लिखा होगा मास नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कुल मिला के अगर मैं लिखा नहीं भी होगा, फिर एक बार तुमको लिख के समझाता हूँ कि कुल मिला के मतलब क्या होता है। ये होता है ए को बोलते हैं मास नंबर, लिखा होगा जरूर मैंने कहीं, नहीं तो देख लो। जेड होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये मास नंबर होता है P प्लस N, दोनों को मिला के। जेड होता है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन है या तो प्रोटॉन है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, प्लस नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा। तो जब हमें न्यूट्रॉन निकालने लग जाते हैं इसी फॉर्मूला के अंदर में A माइनस जेड हो जाता है। अब यहीं से फॉर्मूला देख लो, न्यूट्रॉन जब निकालेंगे A माइनस जेड, ऊपर A एटॉमिक मास या मास नंबर, नीचे जेड एटॉमिक नंबर। अब मैंने बोला था आयन का करके दिखाऊंगा, और भी एग्जांपल हमें दे सकते हैं मगर आयन का करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आयन मान लीजिए कि एल्यूमिनियम करके दिखाता हूँ। फिर एक एटम का एल्यूमिनियम का जैसे होता है 13 मतलब ये होता है 27 मास इसका। इसका मतलब इसका जेड कितना है ना 30, ए कितना है ना 27। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना, जितना जेड है। इलेक्ट्रॉन तो जेड ही होता है, प्रोटॉन भी जेड ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 13, प्रोटॉन कितना है 13। तो न्यूट्रॉन कितना है बच्चा ना A माइनस जेड, याद रखना A माइनस जेड। तो A कितना है ना 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। 7 से 3 गया 4, 2 से 1 गया 1, 14 आ गया। यानी इसमें भी न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से हमने, शायद तुमको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी कोशिश करा समझाने की तुम्हें, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। देख लिया बेटा, अगर कोई लिखा नहीं होगा तो बड़ा कर देता हूँ। जहाँ भी लिखा नहीं होगा मैंने सेम चीज़ को कितना रिपीट किया, राइट। इधर लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। ये एल्युमिनियम का लास्ट है। अच्छा, मैं अभी आयन का करके दिखाता हूँ। आयन का कैसे करूँगा बेटे ना, आयन का जब मैंने करूँगा ना बच्चा ना, आयन सपोज मैं कर दूंगा क्लोरीन। क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस को ऐसे बड़ी केयरफुल लिखना है।
केयरफुल लिखना, क्या माइनस दिया। अब क्लोरीन का मास कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 17 है, मास नंबर 35 भी है, एक 37 भी है। 0.5 लेने से निकालने में दिक्कत होगा, तो 35 लिया मैंने, 35 लिया। तो बेटा एटॉमिक मास क्या है 35, देखो फर्क क्या हो रहा है। एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है ना 17। ऑफ कोर्स फिर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चा। अब कहोगे क्या इलेक्ट्रॉन 17 है, नहीं बेटा 17 नहीं है, क्योंकि एटम नहीं है, एक माइनस ज्यादा है इसमें, ये आनायन है, ये आनायन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 17 बदल के 18 क्यों नहीं हुआ, नहीं प्रोटॉन भी तो 18 है। तो जेड इलेक्ट्रॉन को एंड प्रोटॉन को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अगर अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसका जेड नहीं बदल जाएगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, आनायन बन गया, तो उसका जेड बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी उतना ही है। इसलिए प्रोटॉन जो है 17 है। अब आनायन के अंदर में लिख लो, आनायन के अंदर में जो जेड है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। आनायन के अंदर में जो जेड है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये जेड है, ये जेड है, ये तो ए था। अब हमें न्यूट्रॉन तो फॉर्मूला ए माइनस जेड, ए कितना है 35 माइनस जेड कितना है 17 ही लिखेंगे, बिल्कुल 17 ही लिखेंगे, क्योंकि 18 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए माइनस जेड एंड ये तो पी प्लस ए नहीं होता है ना, वैसे भी हो जाएगा। 17 लिखेंगे तो कितना हो जाए, हो गया 18 17, ये 18 रह रहा है। तो इस तरीका से कहानी क्लोरीन के लिए मैंने बताया, रोक के समझ लेना, नहीं तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझ लो ताकि तुम्हें क्लैरिटी होगा। फिर मैं थोड़ा तुम्हें होमवर्क भी दे दूंगा, इसमें होमवर्क पक्का दे दूंगा। तो क्लोरीन लिखा, कोई भी एग्जाम्पल मैंने एक और लेता हूँ। सपोज मैंने सल्फर ले लूँ, सल्फर का 2 माइनस ले लिया, लेकिन अब ऐसे रहेगा 16 अंडे 32। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं कहूँगा जेड इसका कितना है ना 16, ए कितना है ना 32, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या 16 होगा, नहीं, क्योंकि आनायन, आनायन में जो जेड है वो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है ना, प्रोटॉन जितना है 2 माइनस एक्स्ट्रा है ना, वो इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएगा 18, प्रोटॉन है वही 16, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होगा ना, आपका टोटल 32 माइनस 16 इक्वल टू 16, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर होता है ना मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है, P प्लस एन होता है, तो P भी 16 एन भी 16 है ना, क्रॉस चेकिंग में करेक्ट हुआ। अगर मैं यही चीज को एक काटायन के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आ जाए काटायन क्या है। सपोज मैं तुमको कहूंगा कि एक सोडियम ले लेता हूं प्लस, प्लस लेने के बाद मान लो 11th क्लासेस में जो चीज तुम्हारे सामने आएगा क्वेश्चन में, वो भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा इधर से। एक सोडियम के बाद सोडियम का 11 और 23, ये तो बदला नहीं है। अब ये काटायन है, सबसे पहले क्या करोगे, सोडियम के पास है ना, ए क्या है 23, जेड क्या है 11, व्हाट इज ए, मास नंबर, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, व्हाट इज जेड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जेड जो होता है 11, तो अब मैंने इसी दोनों में से इलेक्ट्रॉन कितना लिखूंगा, क्या मैं 11 लिखूंगा, नहीं, काटायन में जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, प्रोटॉन है। आनायन में जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, वो भी प्रोटॉन था। तो खेल तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, कभी जा रहा है कभी आ रहा है। आनायन में इलेक्ट्रॉन आ गया था लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं बदला, काटायन में इलेक्ट्रॉन चला गया फिर भी नहीं बदला आपका एटॉमिक नंबर। तो काटायन में एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन है, आनायन में एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन है, लेकिन एटम में जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। लिख लेना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। अच्छा, मैं जो बोल दिया, एटम में जो जेड है वो इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन
कैटायन एंड आनायन में जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन है। तो क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है एटॉमिक नंबर से, देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 11 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा बस 23 माइनस 11, क्योंकि प्रोटॉन है। 23 माइनस 11 कर देंगे क्योंकि अभी 11 प्रोटॉन है। 23 माइनस 11 कितना हो रहा है, आई थिंक 12, तो ये 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के ए को चेक कर सकते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के ऊपर वाला ए होता है। मैंने कैटायन दिखाया, अगर मैं चाहूँगा एक और एलिमेंट दिखेंगे, जैसे तुम्हारा सपोज ये 26 होता है, ये 56 होता है, इसको अभी मिटा देता हूँ, इसका चार्ज आ जाएगा, 3+, पूरा मिटा देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान दो बेटे। अब इसका नाम मैंने लिखा है ये आयरन, आयरन में ये नाम आ जाएगा 26 ही, फिर क्यों कर रहा हूँ कुटर कुटर, पहले आयरन को लिख दिया 3+, ऐसे ब्रैकेट करके 26 एंड 56 लिखा, अब सही। तो ये जो 3+ है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 निकल गया। अब कैटायन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना, इलेक्ट्रॉन 26 नहीं बेटा, कितना है 23 है, क्योंकि कैटायन में हो या आनायन में हो जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन 23 है, प्रोटॉन 26 है, न्यूट्रॉन कितना होता है ना 56 माइनस 26 कितना हो रहा है 56 माइनस 26, शायद आ गया 30, तो बड़ा है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला दो तो आ जाएगा मास नंबर। यानी अगर मैंने यहाँ पर तुमको बताना चाहूँगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू ए, तो 30 प्लस 26 इक्वल टू 56, आपका दोबारा 56 क्रॉस चेकिंग हो गया, ये 56 है। तो ये चीज़ तुमने 11th में भी बुक्स में है, करने के लिए दिया जाता है। अभी तुम्हारा भी उसी तरीका का सिलेबस है। सवाल जैसे होता है और भी कई चीज़ होता है, मैंने कैटायन कर दिया, आनायन शायद करा नहीं है, क्या आनायन करके न कर दिया, शायद भूल गया था, हाँ आनायन भी कर दिया, कैटायन भी कर दिया, न्यूट्रल एटम भी कर दिया। मतलब यानी कुल मिला के हमने क्या क्या कर लिया कि कैसे एटॉमिक नंबर मास नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, वो मैंने बता दिया। अच्छे से पढ़ना, समझना, 2-3 बार सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या कहानी बनता है, मैंने जो टॉपिक शुरू किया था ना बेटा, देख लो इधर से, एक से क्या है, यहाँ पर हम में लिखा हुआ है, एक से एलिमेंट है, सही लिखा हुआ है। अब मैंने एटॉमिक नंबर मास नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा था, अब 2 लिख चुका हूँ, 3 नंबर से स्टार्ट करके तुमको दिखाने वाला हूँ कि कैसा होता है। मैंने एक साथ है जो टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक पेज ले लेता हूँ, इसके अंदर में मैंने देखो बेटे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा तुम्हारे लिए सब कुछ लिखेंगे। नंबर 1 हाइड्रोजन, बस सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। ये हम तरीका से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी आपके तरीका से अरेंजमेंट नहीं है। हाइड्रोजन क्या है बेटा ना, एच जो होता है, इनके सिंबल तो एच हो गया, इनका अच्छा सिंबल क्या है 1 and 1, यानी कंप्लीट सिंबल, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। अब आ गया क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो ऑर्बिट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटे ना, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। देख लो, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब मैंने मिक्स करूंगा कि इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इस एटम का। आपको ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा कंटेंट रहेगा। बुक्स में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पेज में है। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करूं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने ऐसे लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड एज ए 1, बस एक इलेक्ट्रॉन है, एक तो लिख दिया। डायग्राम कैसे करूं ना, डायग्राम कर लूंगा थोड़ा और पीछे लाके, कोई बात नहीं, यही कर लेता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने ऐसे डायग्राम कर दिया, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा इलेक्ट्रॉन रखा गया है।
वो घूम रहा है। देख लो डायग्राम कैसे हुआ। यानी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट होता है, ये वाला जो है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का सारे। यानी मैंने ऑर्बिट डायग्राम में उधर दिखा दिया एक ही। अब 2 नंबर की बात करते हैं। तो 2 नंबर में आता है हीलियम। हीलियम में क्या होता है बेटा? हीलियम में होता है He। He में 2 आता है, 4 आता है। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो प्रोटॉन कितना है? 2। न्यूट्रॉन कितना है? 4 - 2 = 2। सब पता हो गया होगा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मैंने एक न्यूक्लियस लिया, एक ऑर्बिट लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। यानी इसमें से 2 आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिट में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जैसे इधर से है, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। अब देखते हैं तुम्हारा कहाँ तक सिलेबस जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 में कमा दे दिया, और कुछ है नहीं, दूसरा ऑर्बिट है नहीं, एक ही ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट इसके अंदर में है, एक ऑर्बिट इसके अंदर में है, इसमें भी एक था, उसमें भी लिख दो। अब मैं 3 नंबर में लिखने जा रहा हूँ बच्चा लिथियम। मैं नाम भी ले जाऊंगा, सब हो जाएगा। लिथियम के साथ क्या हो जाता है? ये बेस्ट तरीका है और नहीं मिलेगा कहीं और दूसरा बेस्ट तरीका आपको क्या लिख दिया मैंने बेटे? Li लिथियम का हो गया 3 और 7। अगर 3 7 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, प्रोटॉन हो जाएगा 3, न्यूट्रॉन हो जाएगा 7 - 3 = 4। अगर यही चीज को हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे मतलब पहले डायग्राम दिखा दिया। पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? मैक्सिमम 2। इसमें दूसरा ऑर्बिट भी आ रहा है क्योंकि ये पीरियड के टेबल में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। जो पीरियड होगा उतना ऑर्बिट होंगे एक। यानी अब कॉन्फ़िगरेशन ये है बेटा, नीचे लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाला न्यूक्लियस, बीच वाला क्या है? ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो 2 है एंड इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी से समझना सही रहेगा, वरना पहला चैप्टर में इतना पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में और पढ़ोगे, वो बेकार है। 3 नंबर गया। अब देखो सारे हो जाएगा आपका। 4 नंबरों के अंदर में हम लिखेंगे बेरिलियम, BERYLI, बेरिलियम। बेरिलियम जब लिखेंगे बेरिलियम तो उसको सिंबल जगह नहीं है, ऐसे लिखूंगा BE। 4 रहेगा, 9 रहेगा। तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 4, प्रोटॉन होंगे 4, न्यूट्रॉन होंगे 9 - 4 = 5। इस तरीका से बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। अब हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियस लिख दिया, पहला ऑर्बिट लिख दिया, दूसरा ऑर्बिट लिख दिया। तो ये जो पहला ऑर्बिट है वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 2 हो गया। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 2 नहीं है जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहले में 2 के अलावा 3 नहीं रह सकता। पहला ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम है। क्यों है? इसको हमने बोर मॉडल में बताऊंगा, क्योंकि एक रूल होता है 2n²। अगर तुम कहोगे, अगर दिमाग में आएगा आपने 2 क्यों लिखा, इसके अंदर में 3 क्यों नहीं डाल दिया? बेटा ये अगर आप मैं समझाता हूँ, एक बार देख लो, फिर मिटा दूंगा। अभी क्या होता है ना, रूल होता है 2n²। सीख लो इसमें से। 2n² के रूल होता है। n होता है ऑर्बिट नाम, a होता है ऑर्बिट का नाम। अगर मैं पहला ऑर्बिट को n का वैल्यू 1 है, यानी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे n का वैल्यू 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1, 2n² पुट करो, तो 2 × 1 n²। तो 2 × 1² कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए पहला ऑर्बिट में मैंने 2 रखा। अब दूसरे में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बेटा? दूसरे में अगर सेकेंड ऑर्बिट हमें कहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट कहेंगे
अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट कहूँगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, इसका n इजकल 2 होगा, तो 2n स्क्वायर अगर करेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। मैक्सिमम, मिनिमम से ही हमें एक एक करके भरते जाएंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, उसी तरीका से n का वैल्यू पुट कर करके हमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। लिखना है लिखो, मैं मिटाऊं ना मिटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। मैंने बेरिलियम तो कर लिया, ये बेरिलियम का डायग्राम हो गया। अब मैं इनको ऐसे मिटा के कर लेता हूँ। बेरिलियम, बोरोन करता हूँ, 5 नंबर में करता हूँ बोरोन। बोरोन जो होता है, नाम पूरा लिख देता हूँ बोरोन, अब नाम भी लिखो। बोरोन में आता है B511। अब इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, प्रोटॉन इक्वल टू 5, न्यूट्रॉन इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है 2 होगा, पहला ऑर्बिट में 2 है, दूसरे ऑर्बिट में कितना है 1 2 3 हो गया बस। यानी इसको बोलेंगे 2 3 8 तक। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तक रखेंगे, 8 तक रखेंगे। 5 हो गया बच्चा। 6 नंबर पे करेंगे कार्बन। याद रखना कार्बन का नाम, कार्बन को सिंबल देंगे कार्बन 6 एंड 12। 6 12 का मतलब इस तरह जगह थोड़ा कम है, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 और क्या है कमा प्रोटॉन इक्वल टू 6, इनका न्यूट्रॉन भी 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, सब बराबर है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बच्चा, देखो न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिटी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटी जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, 8 तक जाएगा। सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, अगर एक नंबर ऑर्बिट में n1 है, फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 नंबर ऑर्बिट में 2 इंटू 2 स्क्वायर, n का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो याद रखो, एक नंबर में मैक्सिमम 2, 2 नंबर में मैक्सिमम 8 है, 3 नंबर में मैक्सिमम 18। तो भरते जाओगे 18 तक, एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है, और 4 नंबर पे 32, फिर 32 तक भरना पड़ेगा। फिर जैसे तुमने 11th में जाओगे, थोड़ा सा तरीका ट्विस्ट होगा, वो सबसे लाएंगे, SPDF के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा वो चीज़, तो सिर्फ ऑर्बिट देखोगे। जैसे हमें ये बात करेंगे 2 4 का बारे में बात हो रहा था बेटा, कार्बन आ गया, कार्बन 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 कर दिया मैंने, परफेक्ट, 2 4 लिख दिया। अब मैं करता हूँ नाइट्रोजन। क्या करता हूँ, 7 नंबर में मैं करूँगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन लिखूँगा। नाइट्रोजन में n इजकल टू 7 एंड 14 14 है। ठीक है ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 7 है। देखो माइनस कर दिया मैंने। अगर रिप्रेजेंटेशन करूंगा आपको आ गया होगा, 2 कितना आ जाएगा 1 2, गलत लिखा, 2 आ गया, फिर 1 2 3 4, 4 2 6 हो गया कि 7, यानी इनके पास कितना आ जाएगा 2 5 आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 5 ऐसे ही कर पाओगे। 2 नंबर पे मैक्सिमम 8 रखना है, 3 में मैक्सिमम 18, इतना रखते चलो, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। 32 तक तुम्हारा सिलेबस नहीं है। 8 करेंगे, 8 नंबर में करेंगे ऑक्सीजन। क्या करेंगे बच्चा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखेंगे O8 है 16, 16 को जब लिखेंगे, ये ऑक्सीजन का सिंबल है O, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 है, प्रोटॉन हो जाएगा 8 है, न्यूट्रॉन हो जाएगा 8 है। समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली डबल है तो न्यूट्रॉन भी सिमिलर है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 होता है, मगर इसमें रहेगा 2 2 4 2 6, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6 6 2 8 हो गया ना पूरा। वही हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑर्बिट में। कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ऑर्बिट में कितना रहेगा। ठीक है, मान लो तुमने घर शिफ्ट करा, घर के अंदर में कितना सामान, कौन सा रूम में क्या रहेगा,
तो वो होता है ना अरेंजमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में कितना रहेगा वो फिक्स्ड होता है, 2, 8, 18, 32। तुम्हारा 18 तक समझने से काम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, जरूरी है। 9 नंबर में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है बेटा फ्लोरीन, Ni। तो ए फिर लिखा, 9 लिखा, 19 लिखा। ये सब एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको अभी याद कर लोगे, जिंदगी भर केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो इस बात को, अभी पढ़ोगे तो सब फायदा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लोरीन 9, 19 हो जाएगा बेटा। 9 के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन भी 9, न्यूट्रॉन मगर 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। अब हमें जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेंट्रल वाला न्यूक्लियस है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 है, 2 6 है, 1 7 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 अंडे 7 होंगे। अब हमें और आगे चलते हैं, नियन तक करके दूसरा पेज में दूसरा ले लेंगे। अब 10 नंबर में हम करेंगे, फ्लोरीन के बाद आया था नियन। नियन इनर्ट गैस आया। नियन में हमें लिखते हैं कि ये Ne है, ये 10 होता है, ये होता है 22। नियन में आप इसको याद रखना है, जैसे मैंने याद रखा वैसे आप लोग ने याद रखोगे, ठीक है सुश्री। 10 22 जो होता है ऐसा रहेगा, एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 रहेगा, प्रोटॉन इक्वल टू 10 रहेगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू 22 माइनस 10 इक्वल टू 12 रहेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। एक ऑर्बिट आ गया, दूसरा ऑर्बिट भी आ गया। तो पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब पूरा हो गया वो ऑर्बिट, यानी 2 8 हो गया। अब ये रख नहीं पाएगा, अब इसका कैपेबल नहीं है। अब तीसरा ऑर्बिट आने वाला है, क्योंकि इनका मैक्सिमम 8 था। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, अब लिख लिया होगा, ओके डन। नेक्स्ट पेज को मैं लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं लेता हूँ 11 के बारे में। सोडियम नाम देंगे, क्या नाम दिया, सोडियम नाम दिया बेटा। सोडियम को हमने Na लिखते हैं, Na को हमने नीचे लिखा 11, ऊपर लिखूंगा 23। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 11, प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। अब हम सवाल क्या करेंगे, देख लो बेटे, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, कितना रखेंगे, मैक्सिमम 2। पहले में 2 से ज़्यादा रह नहीं सकता। दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट है, सर दूसरा लिख दिया। दूसरे में कितना रखेंगे, मैक्सिमम 2 2 4, 2 6, 2 8। ये मैक्सिमम रख नहीं पाएगा। 8 2 10 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर का थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कैसे रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1। अब ये बढ़ते जाएगा। सोडियम आ गया। 12 नंबर में हम करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा, मैग्नीशियम क्या होता है ना, मैग्नीशियम में Mg होता है 12 अंडे 26। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रहेगा 12, प्रोटॉन रहेगा 12, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड करेंगे। न्यूट्रॉन रहेगा 26 माइनस 12 इक्वल टू 12। अब हमें क्या करेंगे ना, इसका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम कर लेंगे। पहला ऑर्बिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटी मैक्सिमम 8 है, 2 2 4, 2 6, 2 8 है। कितना बच गया, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसा, 2 8 2। इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। 12 तक गया, चलो अभी सब हो जाएगा धीरे धीरे। 13 तक आ जाएगा। 13 में क्या होगा, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या होगा ना, एल के साथ 13 एंड 27 होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 13 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, 27 माइनस 13 इट विल बी द 14, 14 हो जाएगा। अब बेटा न्यूक्लियस ये है, पहला इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिट में 2 2 4, 2 6,
दो 8 इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा रह नहीं पाएगा। तीसरा ऑर्बिट में कितना आ जाएगा? तीसरा ऑर्बिट में आ जाएगा शायद 2 1 3 आ जाएगा। 8 2 10 3 13, ये 13 था, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमें देखेंगे कैसे 14 के लिए। 14 के लिए क्या देखेंगे बेटे ना, इसका नाम है सिलिकॉन। सबसे पहले इसको याद रखो, सिलिकॉन। सिलिकॉन को हमें क्या लिखेंगे? एसआई। एसआई में आता है कितना? 14। फिर आता है कितना? 28। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, प्रोटॉन होते हैं 14, न्यूट्रॉन होते हैं 28 माइनस 14 इक्वल टू 14। इस तरीक़ा से हमारा सिलिकॉन हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसका? ना पहला न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 1 2 3 4 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 4। समझ आ गया होगा? आगे जाएंगे, देख लो, आगे जाएंगे। 15 को बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस को बोलते हैं, पी के नाम होता है 15 एटॉमिक नंबर, 31 होता है मास नंबर। तो 31 मास नंबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन होता है 15। प्रोटॉन कितना होता है? 15। न्यूट्रॉन कितना होता है? 31 माइनस 15 इक्वल टू 16। ये होता है आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 16 है। तो जैसे भी हो, हम क्या करेंगे? इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो पहला ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में 8, 4 6 8। उसके बाद कितना बचा? 8 2 10 हो गया है। कितना ये एटॉमिक नंबर? 15, 5 चाहिए। तो इसके अंदर में 2 2 4 1 5 है। समझ में आ गया ना कैसे पता चला? पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया। तो टोटल कितना है? 15 है इलेक्ट्रॉन, तो बाकी में 5 बच गया, तो 5 लिख देंगे, है ना। मैक्सिमम 18 तक जाएगा थर्ड में। और 16 नंबर में, एंड इसमें से मैं कर लेता हूँ 2 8 5, 2 8 5। ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। 16 नंबर में क्या है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? सल्फर S एंड 32। इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। प्रोटॉन कितना है? 16। न्यूट्रॉन कितना है? 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, मैक्सिमम 8 हो गया। अब इसमें से 2 2 4 2 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, कमा है 2 8 है 6, 8 6 14 2 16, ये 16 है एटॉमिक नंबर। 17 है, खत्म होने जा रहा है तुम्हारा सिलेबस। 17 में क्या होता है? नाम है क्लोरीन। क्या नाम है बेटा? क्लोरीन। अगर ये क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है, तो हमें क्या करेंगे? तो क्लोरीन के साथ हमें एक चीज़ समझेंगे कि ये Cl में 17 एंड 35 एक होता है। फिर क्लोरीन के साथ ये आइसोटोप है, एंड 37 होता है। तो इसलिए हम एक को लेते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17, न्यूट्रॉन है बेटा 35 माइनस 17 इक्वल 18। तो 35 यानी 17 इलेक्ट्रॉन को जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है। पहला में कितना? 2, दूसरे में कितना? 8 6 8 हो गया। तीसरे में कितना होगा? 2 2 4 2 6 1 7। तो 2 8 7, ये हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। पता कैसे चला? ना टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेना कितना? 17। 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखना है ना? पहला इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 2, दूसरे का कैपेसिटी 10, तो 2 10 रख लो। कितना? 2 दूसरे का 8 हो गया 10, बच कितना गया? 7 बचा ना, फिर तो 7 आ गया थर्ड में। ऐसे समझा क्या? कंफ्यूज नहीं होना, टोटल इलेक्ट्रॉन को देखना, ठीक है। पहला नंबर ऑर्बिट में 2 रखना, दूसरे में मैक्सिमम 8 रखना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रख के सेकंड के लिए 3 बचेगा। अगर 12 है तो पहला में 2,
दूसरे में 8 है, 10 हो गया, तो तीसरे में 2 आएगा, ऐसे तीसरे में 2 आएगा। अब लास्ट जा रहा है तुम्हारे लिए करने के लिए 18। 18 में आता है आर्गन। आर्गन आर्गन में आता है AR 18 अंडे 40। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन होता है 18, प्रोटॉन भी होता है 18, न्यूट्रॉन होता है आई थिंक 22। 40 माइनस 18 नहीं, मैंने कर दिया 40 माइनस 18 इक्वल टू 22 ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन? पहला आरबीटी, दूसरा आरबीटी, तीसरा आरबीटी। अब पहला आरबीटी में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे आरबीटी में 8 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। 8 2 10 हो गया, फिर 8 चाहिए तो तीसरे में भी 8 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8। अब ये हो गया 2 8 8। अब आ गया 2 8 8। अब ये हो गया आर्गन। जहाँ पर 8 होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो अब ये आर्गन स्टेबल था, नियॉन भी स्टेबल था, अब आर्गन है। हम चाहें तो इस तरीका से पूरे टेबल में 120 एलिमेंट को भी कर सकते हैं। पोटासियम करोगे तो फिर पोटासियम के चौथे एलिमेंट तक जाएगा, है नहीं, चौथे तक जाएगा। थोड़ा दिखा जाता हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो पाओगे तुमने। अब आर्गन तक जाएगा, मैं कैल्शियम तक करके दिखाता हूँ। पोटासियम 4th ऑर्बिट में जाएगा, इधर रहेगा नहीं ना, ये 2 8 8 हो जाएगा मैक्सिमम। इसमें से 2 8 रह गया। एक्चुअली 3 नंबर में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 2 3 पोटासियम जो होता है वो चौथे में चला जाएगा। चौथे में जाएगा तो 4th ऑर्बिट में एक ले लेंगे। 19 का नाम जो होगा पोटासियम। पोटासियम का 19 एंड 39 ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 19, प्रोटॉन हो जाएगा 19, न्यूट्रॉन हो जाएगा 20। माइनस करने के बाद आ जाएगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 2 ऑर्बिटी 3 ऑर्बिटी, मैं लिख लेता हूँ। 2 आएगा, 8 आएगा, फिर 8 आएगा, दूसरा आएगा 1 है। तो यहाँ पर 18 तक गया नहीं क्योंकि पोटासियम चौथे ऑर्बिट में है। 4th ऑर्बिट में पोटासियम आता है, उसका 4th पीरियड में है। तो 2 8 8 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 1 से लेके 8 तक बढ़ेगा। अगर हमने इसमें से और देख लेंगे, कैल्शियम तक बात करेंगे, 40 करेंगे, तो इसमें से 20 20 20 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अगर हमें न्यूक्लियस कर देंगे, पहला आरबीटी, दूसरा आरबीटी, तीसरा आरबीटी कर लेते हैं। इसके अंदर में रहेगा 2 8 8 फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक तुम पढ़ सकते हो कैल्शियम के लिए। इसके आगे तुम्हारा नहीं है, तो यही बात है। 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से तुम्हारा चला, लेकिन थर्ड आरबीटी के लिए मैक्सिमम 18 तक जा सकता है। जब तुमने 11th में जाओगे वो 18 कैसे हुआ पता चलेगा। अभी क्या होता है ना, पोटासियम फर्स्ट ऑर्बिट 4th ऑर्बिट में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 4th पीरियड में है, इसलिए 8 8 के बाद 1 के जरूर आया, एंड ये सही है। ठीक है, हायर क्लासेस में सेम चीज़ को दूसरे तरीका से पढ़ोगे। अगर तुमको एटॉमिक नंबर मैंने सिखाया, मास नंबर सिखाया, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन को मैंने साथ साथ सिखाया, राइट। उसको तुमने जब कर लोगे, आगे मास नंबर हमें देख लेंगे। अगर हम मास नंबर भी पढ़ लेंगे, कंपोजिशन पढ़ लिया था। एक बार मैं चलता हूँ देखने के लिए प्रीवियस में मेरा कंटेंट क्या था। बेटा कंटेंट सेकेंड लेक्चर में मेरा था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एंड ऑर्बिट, इसके साथ मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसके अंदर में एक लैक लग रहा है मुझे। एक और है कि जो मास नंबर हमने पढ़ा, तो मॉलिक्यूल का मास को फाइंड करने का तरीका सबको मिला देंगे। मैंने यही अभी तुमको बता देता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा, मास नंबर में ही रह जाएगा। कैसे बताता हूँ, एक पेज लेके देख लो बेटे। जैसे हमने मास नंबर को हमें रिप्रेजेंट कर देंगे, मास नंबर एंड लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास ये एक बड़ी अच्छा चीज़ है। वो कंटेंट का मतलब ही है, मास नंबर को ही हमें पता करने के बाद मोलर मास को पता करते हैं बेटा, ये होता है कंसेप्ट है, समझ लिया ना। तो अब हमें मोलर मास पता कैसे करेंगे ना। सपोज मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे साथ रख दिया, वाटर, एक एग्जांपल रख लिया बेटा वाटर। पहले निकालना सीखो। तो मैं तुमको हाइड्रोजन सिखाया, ऑक्सीजन सिखाया, अभी 1 से लेके 20 तक कराया।
तो उसको पहले याद रखो बैठ के, एक दिन में याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में रखो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते में रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रख लो वरना दिक्कत होगा। अच्छा, इसको ऐसे करोगे, पहले लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन में कितना है मास नंबर, एटॉमिक नंबर जरूरत नहीं अभी बेटा, एक ही थोड़ा और तुम लोगों के लिए मैंने तरीका ढूंढा। कितना हाइड्रोजन है बेटा, कितना है बताओ, कितना हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 लिखो। कितना ऑक्सीजन, 1 है, 1 लिखो। तो सबका सिंबल को रिप्रेजेंट कर दो, सबका सिंबल को रिप्रेजेंट कर दो, तो सबका ऊपर ऊपर को ऐड कर दो, वही मास मोलर मास हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल टू 18। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। ये अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है बेटा। अगर ये वाटर एक है, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूलर मास का यूनिट जो होगा, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है यू। यानी इट इज इम्प्लाई दैट जो वाटर हमने लिखा इसका होता है 18 यू पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का मास 18 यू है। यू बहुत छोटा है, देखोगे अभी अगर यू को ग्राम में करोगे, 1 यू को हम जब ग्राम में करेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना छोटा, बहुत छोटा। ग्राम में करोगे तो -24 0.000000 ऐसा करके 26 जीरो के बाद एक 1 आएगा, 23 जीरो के बाद एक 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, जीरो जैसा बराबर है। तो एक यू इतना ग्राम है, बहुत छोटा है। तो क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी ना मेजरमेंट कर पाओगे। कभी कभी तुमने सुना होगा, तुम्हारे बुक में दिया होगा, तुम्हारा बुक में दिया होगा, मैंने वाटर मॉलिक्यूल का 18 यू बोला। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तुमको, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वाटर का 18 यू है बेटा। मैं अभी पूरी तरीका से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आगे ले लेता हूं। एक मैंने पूरा लिखा था, 1 वाटर मॉलिक्यूल कितना है 18 यू। मैं कहूंगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, समझो बेटा क्या कहूंगा, 2 इंटू 18 यू। ऐसे करके मैंने जाऊंगा 3 करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं कहूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। तो फिर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻18 इंटू 18, 10⁻23 था ये, 10⁻23 इंटू 18। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यू होगा, ये भी यू होगा। लेकिन सवाल ये है, जब हमें थोड़ा सा और देखेंगे, इधर देखो देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 यू, 2 वाटर मॉलिक्यूल का इंटू 2, 3 का इंटू 3, 4 का इंटू 4, 6.022 10⁻23 का इंटू दिस, आ गया यू। अब मैं चाहता हूँ यू को चेंज कर दूँ, ग्राम में करूँ। कैसे करूँगा मैं, मेरे पास है इधर देख लो, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मेरे पास है एक यू का मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम करके एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक कन्वर्जन फैक्टर है। अब यू के जगह पे मैंने ये ग्राम को जो मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैजिक हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18 इंटू यू की जगह पे ग्राम के लिए मैंने क्या करूंगा, 1.67 इंटू 10⁻24 कर दूंगा, तो ये ग्राम हो जाएगा। अब ये ग्राम हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये -24 ये हो जाएगा 23 प्लस 23 कट जाएंगे। अगर मैं इसको और तरीका से दिखाऊंगा, इधर जरा देखो, ये 1.67, ये 18 तो चेंज नहीं करूंगा, 1.67 एंड 6.022, ये करीब करीब हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा ये 6.022 1.67, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻23 इंटू 18 इंटू, ये तो मल्टीप्लाई हो चुका है ना 1.67, 10⁻24, इतना हो जाएगा ग्राम, इतना हो जाएगा ग्राम।
अब देखो ये 10 मतलब 10 का पावर 1, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 24 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -24। कितना हो गया? ये ग्राम हो गया। अब जब हम देखेंगे ये दोनों कट नहीं जाएंगे, इक्वल टू 18 ग्राम। कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दे रहा है? देख लो बेटे, यहां से दिख जाएगा। एक का मॉलिक्यूल का मास को हमें यू में करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। जब एक मोल का मास फाइंड करेंगे, ये एक मोल का वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई तो कर देंगे, ये यू है। यू को जब ग्राम वाला में कन्वर्जन फैक्टर लगा देंगे, सॉल्व करने के बाद वही आंसर आएगा 18, मगर यहाँ पर ग्राम आएगा, यहाँ पर यू आ रहा था। यानी एक का मास, जहां यू लिखा हुआ है वो एक का मास, जहां ग्राम है वो एक मोल का मास, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास ये 18 ग्राम। तो यानी एक मोल यानी ये एक मोल है, एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम, एक वाटर का मास 18 यू। तो इस तरीका से थोड़ा बहुत मैंने यूनिट सिखाया तुमको। तो मोलर मास के लिए और हमने क्या करेंगे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा, तुम क्या करोगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन लगाओगे, ठीक है ना? जब ये लगाओगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 12, इसका 8 16, इसका भी 8 16। तो ऊपर ऊपर मास को सब ऐड कर दो। बेटा किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने का मतलब उसके मास नंबर को ऐड करना, बस। जितने एटम होंगे सबको अलग कर देना, सबके मास नंबर को जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा ना, 12 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल टू 44। ये होता है जो बात मास नंबर CO2 का। अगर हमें H2SO4 का करेंगे, H2SO4 का करेंगे ना, H2SO4 का कैसे होगा ना, पहले मैंने एक हाइड्रोजन लिखा, फिर एक हाइड्रोजन लिखा, फिर एक सल्फर लिखा, फिर एक ऑक्सीजन लिखा, फिर एक ऑक्सीजन लिखा, फिर एक ऑक्सीजन लिखा, फिर एक ऑक्सीजन लिखा। अगर बच्चा पढ़ पढ़ के थोड़ा सा टैलेंट आ जाएगा तुम्हारे पास है, फिर तुम क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे। अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको पता है कि 4 में मल्टीप्लाई कर देना, ऑक्सीजन का वैल्यू 4 में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये एक यहाँ पर क्या है, ये 16 32, यहाँ पर 8 16, ये भी 8 16, ये भी 8 16, ये भी 8 16। सारे मास को जोड़ देंगे। इन सारे मास को जब जोड़ दोगे तो इट इज इम्प्लाई दैट 1 1 क्या 2 हो गया, 32 हो गया, 16 4 जा 64 हो गया, एक साथ कर दो इक्वल टू 90 यू होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास। यू मतलब बेटा यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास लिख सकते हो, यूनिफाइड एटॉमिक मास। इस तरीका से मोलर मास निकाला जाता है, ठीक है? इस तरीका से मोलर मास निकाला जाता है। तो यानी हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। अब मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आज के लेक्चर जो है होमवर्क क्या है, होमवर्क तुमने ये लोगे। पहला क्वेश्चन से क्या बनाओगे? सबसे पहले मैंने बोला था कि तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले लिखो, फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग एटम और आयन। किस किस का बताएंगे बेटा? क्या क्या बता रहा हूँ? देखो मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन डबल माइनस का बता दिया मैंने, इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सल्फर डबल माइनस का बताना है, क्लोरीन का सिंगल माइनस का बताना है। फिर मैंने ऐसे आयरन लिखा था, आयरन के एटॉमिक नंबर, आयरन का 3+ में मैंने पढ़ाया था 3+, अब तुमको दे रहा हूँ 2+। तो 2+ वाला बना के दिखाओगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, 26 अंडे 56 ऐसे कर देते हैं। तो ये बनाने के बाद अब तुम्हारा कंसेप्ट क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है,
आइसोटोप तो आगे वाला टॉपिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमने मोलर मास निकालना है। फाइंड मोलर मास। मोलर मास को निकालोगे, किस किस का निकालोगे ना? मोलर मास का निकालने के लिए आगे ले लेते हैं। पहला लिखोगे वाटर का निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, अमोनिया का निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, क्लोराइड का बोल दिया, हाइड्रोक्साइड ये है, NaOH का निकालना है, अल्युमिनियम OH ब्रैकेट में होल थ्राइस का निकालना है, एंड सोडियम 2 आ जाएगा, सल्फेट ब्रैकेट में ऐसे निकालना है, एंड अल्युमिनियम 2 एंड सल्फेट के अंदर में 3 ऐसे निकालना है। फॉर्मूला निकालने के बाद मैं फिर ये टॉपिक को रिपीट करूंगा जब फॉर्मूला निकाल दूंगा। ठीक है, अभी मैंने इतना होमवर्क दिया। और कुछ करोगे? और तो 1000 है। एसिटिक एसिड का भी कर लो, CH3COOH कर लो, इटिस। तो इतना होमवर्क कर लो बच्चा, इतना होमवर्क कर लो। अगर ये तुमको आता है तो तुम सुपीरियर रहोगे अपनी क्लास में। समझने की कोशिश करना, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, तो इस तरीका से तुम्हारा कहानी क्लोज हो जाएगा, इस तरीका से तुम्हारा बन जाएगा। वीडियो ले लिया, अब चलते हमने कंटेंट में क्या था। बेटा कंटेंट में पहला लेक्चर में तो ये था, दूसरा लेक्चर में अभी पढ़ाया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन एंड मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सिखा दिया। फिर बाद में सिखा दूंगा जब कंपाउंड पढ़ा दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड उसके क्वेश्चन से आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वैलेंसी कंपाउंड करने के बाद दोबारा मोलर मास मैंने यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैंने। यहाँ पर बैलेंस करने के बाद एंड मोलर मास के बारे में मैंने यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगा, दोबारा मोलर मास सिखाऊंगा। मोलर मास अभी भी मोलर मास तुमको सिखा दिया मैंने, मोलर मास सिखाऊंगा। इस तरीका से हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उसके बाद वैलेंसी कंपाउंड, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।